इतिहास में आज हम सेकंड जो चैप्टर है उसका लास्ट जो टॉपिक है बंदा बैरागी, और उसके बाद में रणजीत सिंह जो सिर्फ रीडिंग के लिए है रणजीत सिंह। और बंदा बैरागी हम करेंगे क्योंकि ये अभ्यास प्रश्नों में लघुत्रात्मक अगर हम प्रश्न देखते हैं तो उन्हें बंदा बैरागी का टॉपिक दिया हुआ है और 4 नंबर के हिसाब से ही दिया हुआ है, तो महत्वपूर्ण है। अंतिम टॉपिक है, उसके बाद में हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बंदा बैरागी का मूल नाम देखते हैं। यानी ये बंदा बैरागी तो इन्होंने स्वयं को कहा बंदा, तो इसे बंदा बैरागी के नाम से जाना गया, लेकिन इनका जो वास्तविक नाम दूसरा है। तो इनके मूल नाम की अगर हम बात करें तो इनका मूल नाम है माधोदास। माधोदास के साथ साथ इनको लक्ष्मण देव के नाम से भी जाना जाता है। यानी इनके 2 नाम है, एक तो है माधोदास और एक है लक्ष्मण देव, ये दोनों इनके मूल नाम है। अब इनके जन्म की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1670 ईस्वी में, दक्षिणी भारत में इनका जन्म हुआ। और ये गोदावरी के तट पर आश्रम में निवास करते थे। यानी इनका जो निवास स्थान की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिणी भारत में गोदावरी नदी है और गोदावरी के तट पर स्थित ये क्या करते थे, आश्रम। इनके गोदावरी नदी के तट पर एक आश्रम बना हुआ था और उस आश्रम में ये क्या करते थे, निवास करते थे। ठीक है, ये हो गया इनका निवास स्थान। अब बात ये आती है कि ये दक्षिणी भारत में रहते हैं, तो फिर ये पंजाब में यानी उत्तरी भारत में किस तरह से आए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह, जो अपन लोगों ने पढ़ा था अंतिम 10वें सिख जो धर्म है उसके गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह एक बार क्या करते हैं, दक्षिण में जाते हैं, यानी दक्षिण की ओर प्रवास करते हैं। कि दक्षिण प्रवास के समय बंदा बैरागी जो है यानी लक्ष्मण दास या माधो दास है, उनकी जो मुलाकात होती है वो गुरु गोविंद सिंह से होती है। यानी गुरु गोविंद सिंह दक्षिण में प्रवास करते हैं, भ्रमण के लिए जाते हैं, धर्म प्रचार के लिए जाते हैं। तो दक्षिण में ही बंदा बैरागी गोदावरी नदी के तट पर स्थित आश्रम में निवास करते थे। तो वहीं पर उनकी मुलाकात किनसे होती है, बंदा बैरागी की होती है। किनकी मुलाकात होती है, गुरु गोविंद सिंह की। और वो उनके वचनों से, उनके व्यवहार से, उनके उपदेशों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। और गुरु गोविंद सिंह के देहांत के बाद, निधन के बाद में उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उनके कार्यों को पूरा करने के लिए वो स्वयं कहाँ आते हैं, उत्तरी भारत यानी पंजाब आते हैं। गुरु गोविंद सिंह के बाद उनके दायित्व को संभालने के लिए, उनके कर्तव्यों को या उनके बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए उत्तरी भारत आते हैं, यानी पंजाब में आते हैं। अब यहाँ पर अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में उस समय मुस्लिम साम्राज्य, ये तो बात पहले भी आ गई थी कि जो मुस्लिम साम्राज्य था पंजाब में धीरे धीरे अपना पैर पसारने लगा, पूरा उनसे दुखी था, असहिष्णुता का वातावरण था, जबरदस्ती हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जा रहा था, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे थे, उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण किया जा रहा था। तो उस समय पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में किसका अधिकार था, तो पंजाब में अधिकार सूबेदार वजीर खां। पंजाब में सूबेदार वजीर खां, और पूरा पंजाब जो है वो इस वजीर खां के जुल्मों से, इनके आतंक से बहुत ज्यादा दुखी था। तो बंदा बैरागी क्या करते हैं, पंजाब में आते हैं, सारे सिखों को संगठित करते हैं और सरहिंद पर क्या कर देते हैं, धावा बोल देते हैं। सरहिंद पर सबसे पहले वो क्या करते हैं, पंजाब के सरहिंद पर आक्रमण करते हैं। और सरहिंद पर आक्रमण करने पर वजीर खां क्या है, सभी मुसलमानों को संगठित करके इनका मुकाबला करते हैं। परंतु बंदा बैरागी के द्वारा उस वजीर खां के क्या कर दी जाती है, उसके टुकड़े टुकड़े युद्ध में कर दिए जाते हैं। और इस प्रकार सरहिंद का पर किसका अधिकार हो जाता है, बंदा बैरागी। अब यहाँ पर एक शब्द, पहली बात आती है कि ये बंदा बैरागी नाम इसने कैसे पड़ा। इनका मूल नाम तो माधोदास था। जब ये गुरु गोविंद सिंह के संपर्क में आते हैं और उनके उपदेशों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो ये खुद को ईश्वर का बंदा अपने आप के लिए कहते हैं। खुद को, स्वयं को ये क्या कहते हैं, बंदा कहते हैं, ईश्वर का बंदा, यानी ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ बंदा, व्यक्ति, इंसान। तो उसी समय से या उसी के बाद से इन्होंने अपने आप को बंदा कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इसका नाम क्या हो गया, बंदा बैरागी हो गया। तो गुरु गोविंद सिंह के संपर्क में आने के बाद में इन्होंने स्वयं को बंदा कहा और उसके बाद में इनका नाम धीरे धीरे बंदा हो गया।
अब यहाँ पर सरहिंद पर किसका अधिकार हो जाता है? बंदा बैरागी का अधिकार हो जाता है। और इस तरह से क्या होता है, वजीर खां मारा जाता है इस युद्ध में। अब यहाँ पर दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में उस समय किसका अधिकार था? बहादुर शाह का अधिकार था। दिल्ली में बहादुर शाह क्या करता है कि ये देखता है कि पंजाब के यानी अमृतसर की अगर हम बात करते हैं तो अमृतसर पर बटाला, कलानौर, पठानकोट, इन पर किनका अधिकार हो गया? बंदा बैरागी का अधिकार हो गया, यानी पठानकोट को जीत लिया। इसके बाद में अमृतसर पर अधिकार हो गया। इसके बाद में कलानौर पर अधिकार हो गया और बटाला, कलानौर, बटाला, ये कलानौर वही स्थान है जहां पर अकबर का राज्य अभिषेक किया गया था। कलानौर में ईंटों का सिंहासन लगाकर उसका राज्य अभिषेक किया गया था। तो ये उत्तरी भारत में है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धीरे धीरे बंदा बैरागी ने पंजाब के साथ साथ पठानकोट, जो उस समय किस अब तो वर्तमान में तो पाकिस्तान में आता है, लेकिन उस समय उत्तरी भारत यानी पूरा जो बृहत्तर भारत था वो था अमृतसर, कलानौर, बटाला। तो इस तरह से आसपास के सारे क्षेत्रों को बंदा बैरागी ने जीत लिया। इस बात से भयभीत होकर दिल्ली में बैठा जो बहादुर शाह था, मुस्लिम साम्राज्य का अग्रणी शासक, तो दिल्ली में बहादुर शाह ने क्या किया कि इसका विरोध करने के लिए, बंदा बैरागी को दमन करने के लिए अपनी मुगल सेना भेजते हैं। परंतु यहाँ पर क्या होता है कि बंदा बैरागी लोहागढ़ के पहाड़ी दुर्ग में चला जाता है, यानी लोहागढ़ के यानी पहाड़ों में चला जाता है। बात सीधी सी है, ये लोहागढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में चला जाता है और 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। और जो नया मुगल बादशाह होता है फर्रुखशियर ने सफदर खां के नेतृत्व में मुगल सेना बंदा के खिलाफ भेजी। डेरा बाबा में लंबे समय तक घिरे रहने के बाद में बंदा ने आत्मसमर्पण किया और उसके सैकड़ों साथियों को क्या किया? मौत के घाट उतार दिया गया। अब थोड़ी सी कहानी को हम वापस देख लेते हैं शुरू, क्योंकि लास्ट टॉपिक है और महत्वपूर्ण है। वापस देखते हैं बंदा बैरागी, ताकि आपको क्या लिखना है वो समझ में आ जाए। पहले इनका मूल नाम आपको लिखना है, इनका डेट लिखनी है कि इनकी डीओबी कब की है, जन्म कब का है, 1670 ईस्वी में, कहाँ निवास करते थे, तो निवास आ गया। फिर गुरु गोविंद सिंह के दक्षिण प्रवास के समय ये इनके संपर्क में आते हैं, उनके प्रवचनों से काफी प्रभावित होते हैं, अपने आप को क्या कहते हैं? बंदा, ईश्वर का बंदा। और उसी के बाद से इनका नाम क्या पड़ जाता है? बंदा बैरागी। और गुरु गोविंद सिंह के बाद में उनके बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए उत्तरी भारत आते हैं, पंजाब आते हैं। पंजाब में उस समय सूबेदार वजीर खां का शासन, सूबेदार वजीर खां होता है और उसके आतंक से पूरा जो पंजाब है वो ग्रस्त रहता है, दुखी रहता है। तो ये वजीर खां पर आक्रमण करते हैं, सरहिंद पर सबसे पहले आक्रमण करते हैं और वजीर खां भी इनका मुकाबला करने के लिए सभी मुस्लिम सेनानायकों को संगठित करके दोनों के बीच में युद्ध होता है। परंतु वजीर खां इस युद्ध में मारा जाता है और सरहिंद पर किसका अधिकार हो जाता है? बंदा बैरागी का। इसके साथ साथ बंदा बैरागी ने पठानकोट, अमृतसर, कलानौर और बटाला, इन पर भी क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो दिल्ली में बहादुर शाह इस बात से बहुत नाराज हो जाता है और उसके खिलाफ, बंदा बैरागी के खिलाफ सेना भेजता है। बंदा बैरागी भागकर लोहागढ़ की पहाड़ियों में चला जाता है, लेकिन 1712 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद में जो अगला शासक होता है फर्रुखशियर, वो भी क्या करता है? इसके खिलाफ बंदा बैरागी को पकड़ने के लिए सेना भेजता है। बहुत लंबे समय तक ये पहाड़ियों में छिपे रहते हैं और अंत में क्या करते हैं? आत्मसमर्पण कर देते हैं। इनके जो भी साथी थे उन सबको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो इस प्रकार बंदा बैरागी जो है वो महान त्यागी, शूरवीर, साहसी और धर्म का रक्षक करने वाला था। और उन्होंने सिखों में किसका प्रचार प्रसार किया? नव चेतना का प्रचार प्रसार किया। तो इस तरह से ये बंदा बैरागी जो है वो आप लोगों के क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर हम इसको पॉइंट्स में गए हैं तो पॉइंट में भी कर सकते हैं और आप अगर इसकी थ्योरी भी लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। लेकिन काफी इजी है ये, कोई ज्यादा डेट नहीं है ये इसकी, खाली 2 डेट दे रखी है। तो 1640 ईस्वी में, 1670 ईस्वी में इसका जन्म दे रखा है और एक 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु दे रखी है। इसकी ज्यादा कोई डेट इसमें है नहीं जिसमें आपको कोई दिक्कत हो। और बंदा बैरागी के अगर शासन की बात करते हैं तो 1708 से लेकर 1716 ईस्वी तक यानी पंजाब में इन्होंने कार्य किया, शासन किया।
1708 से लेकर 1716 ईस्वी तक पंजाब में ये रहे। 1670 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और गुरु गोविंद सिंह के दायित्वों को पूरा करने के लिए ये उत्तरी भारत आए थे। और इसके बाद में ये क्या करते हैं, लंबे समय तक घिरे रहने के बाद में अंत में ये आत्मसमर्पण कर देते हैं और इनके जितने भी साथी थे उन सबको मुस्लिम संप्रदाय के जो शासक रहते हैं फर्रुखशियर, वो मौत के घाट उतार देता है। अब यहाँ पर अपना अंतिम जो टॉपिक बच रहा था वो रणजीत सिंह है। तो रणजीत सिंह की आपको रीडिंग करनी है। एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये, तो आज हम इसके साथ अगला जो अपना है, क्योंकि हम लोगों ने 2 चैप्टर कर लिए हैं इतिहास के, और इतिहास एक लंबा चलने वाला, मतलब बहुत ज्यादा 4 चैप्टर है इसके, तो ये चारों चैप्टर काफी लेंथी है, समय ज्यादा लगता है इनके अंदर, इसका वर्कलोड भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक बार 2 चैप्टर्स का वर्कलोड आपके पास काफी बढ़ गया है। अब मैं एक बार अर्थशास्त्र को पढ़ा रही हूँ आपको, ताकि आपका वर्कलोड भी कम हो जाए। छोटे छोटे क्वेश्चनों से आपके पास टाइम भी रहेगा कि आप पीछे का कंप्लीट करो और समझ में भी आ जाएगा। एक बार इतिहास के 2 चैप्टर हम लोगों ने कर लिए, तीसरा और चौथा चैप्टर हम इतिहास के कुछ चैप्टर करने के बाद में उनको भी करेंगे, ताकि एक बार सारा जो अपने पास चारों किताब है, इतिहास भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, अर्थशास्त्र भी है, ये चारों एक बार कवर हो जाए कि हम लोगों ने इन सबको टच कर लिया, इन सबको देख लिया और आपको भी ये पता चल रहा है कि किस किस लेवल के आपके कोर्सेज चल रहे हैं, कौन सी किताब है आपकी और किस टाइप की है, कौन सी हार्ड है जिसको ज्यादा आपको तैयारी करने का टाइम देना चाहिए, कौन सी आप ऐसे है कि आप इजीली याद कर सकते हो। तो ये सारी चीजें देखते हुए आपको मैं आज अर्थशास्त्र का जो 14वां चैप्टर है वो करवा रही हूँ। तो आज अपना चलेगा अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र का जो पार्ट है वो है पार्ट 14। आपके सिलेबस में है ये पार्ट 14, और इस पार्ट 14 का नाम है आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। पार्ट का अगर नाम देखते हैं तो पार्ट का नाम है आर्थिक अवधारणाएं व नियोजन। अवधारणा का मतलब होता है परिभाषाएं, यानी आर्थिक अवधारणा क्या है, अर्थव्यवस्था से हम क्या समझते हैं, आर्थिक जो दृष्टिकोण होता है उससे हम क्या समझते हैं, और साथ ही ये जो नियोजन शब्द है, क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ एग्जाम की, तो ये इस चैप्टर में से परिभाषा या एक एक नंबर के प्रश्न ही आते हैं। तो पहले मैं ब्लूप्रिंट आपको बता देती हूँ कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से ये कैसे चलेगा। इस पार्ट में से 3 प्रश्न आएंगे और तीनों ही एक एक नंबर के आएंगे, यानी इसमें सिर्फ अति लघुत्रात्मक, ब्लूप्रिंट की बात कर रही हूँ मैं, अति लघुत्रात्मक प्रश्न ही पूछे जाते हैं। एक एक नंबर के ही 3 प्रश्न आएंगे, बड़ा प्रश्न इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। तो इस तरह से इसके अंदर मतलब एक एक नंबर की कौन सी बातें हैं जो महत्वपूर्ण है, इनके अंदर जितने भी परिभाषाएं दी हुई है वो सारी परिभाषा आपको करनी है। और इसमें सिर्फ मार्क्स के एग्जाम की दृष्टि से बात करते हैं तो 3 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं, वो तीनों एक एक नंबर के ही होते हैं। बड़ा यानी निबंधात्मक प्रश्न और लघुत्रात्मक प्रश्न की संभावना नहीं आते हैं, इसमें सिर्फ अति लघुत्रात्मक प्रश्न, लेकिन वो कहीं से भी आ जाते हैं। अगर इस एग्जाम की मैं बात करती हूँ तो इसमें भी 20 में से पूछे गए थे। तो इस तरह से मैं आपको सारा लेकर चलती हूँ कि क्या पूछा जा सकता है, कौन से प्रश्न की संभावना बनती है, पीछे की एग्जाम्स में कौन से आ गए हैं, किन के आने की संभावना बनती है। तो ये सारी चीजें हम करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। टॉपिक क्या कहता है, आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन। नियोजन का मतलब तो किसी चीज का व्यवस्थीकरण करना या नियोजित करना होता है, इसकी डेफिनेशन पूछते हैं। और आर्थिक अवधारणा का मतलब होता है आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है या आर्थिक जो दृष्टिकोण है। आर्थिक अवधारणाएं, आर्थिक अवधारणा अर्थव्यवस्था से संबंधित है और नियोजन नियोजित करना है। तो दोनों ही जैसे जैसे अपन लोग टॉपिक को आगे आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे चीजें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहला जो आपका बिंदु दे रखा है वो है राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट आता है राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय। देखिए आय शब्द आया है ना, इस आय शब्द से हम राष्ट्रीय आय तक पहुंचेंगे। आय शब्द का मतलब तो वैसे आपको पता होगा, इनकम। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत बार ये आय शब्द सुनते ही रहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति से मिलते हैं, कोई बड़ा आदमी है तो क्या सैलरी है, क्या इनकम है, क्या आय है, क्या मिलता है। तो ये चीजें हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला एक शब्द है। और व्यक्ति या परिवार के
देखिए ये अर्थशास्त्र है, इसको समझना पड़ता है, हर चीज जो बिंदु है उसको क्लियर करना पड़ता है कि क्या कहा गया है। तो व्यक्ति या हम परिवार देखते हैं, तो व्यक्ति या परिवार के कल्याण का जो सर्वाधिक उपयोगी कारक है, यानी व्यक्ति और परिवार, तो इनके जो कल्याण को करने वाला या इनका भला करने वाला, व्यक्ति या परिवार का कल्याण करने वाला या इनका भला करने वाला जो कारक होता है, कारक, और वो कारक कौन सा होता है, वो होता है आय। जितनी अच्छी आय होगी परिवार का, व्यक्ति का, उतना ही ज्यादा कल्याण होगा, उतनी ही ज्यादा तरक्की करेगा, उतनी ही ज्यादा उन्नति करेगा। सिंपल शब्दों में ये बात कही गई है कि व्यक्ति और परिवार के कल्याण को प्रभावित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है, वो कारक कौन सा है, वो कारक है आय। और जैसे ये आय जो है एक व्यक्ति या परिवार का कल्याण करता है, तो उससे व्यक्तिगत आय हो गई। तो इसी प्रकार वो आय जो देश के विकास में या देश के विकास का कारक बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, वो कहलाएगी राष्ट्रीय आय। सीधी सी बात है, आय एक व्यक्ति के कल्याण का कारक है, तो वह व्यक्तिगत आय होगी, वो व्यक्तिगत कारक हो गया, व्यक्तिगत कल्याण का कारक हो गया। तो अगर हम एक देश के कल्याण का कारक ये बात निकालते हैं, इस बात का अध्ययन करते हैं, तो अपने पास वो शब्द क्या आएगा, राष्ट्रीय आय। यानी एक देश के विकास का जो कल्याणकारी कारक है, वो कारक कौन सा है, वो है राष्ट्रीय आय। तो इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे किसका, राष्ट्रीय आय का। तो हम चलते हैं राष्ट्रीय आय पर। तो ये बात समझ में आ गई कि हमारे दैनिक जीवन में जो व्यक्ति या परिवार के कल्याण का सर्वाधिक उपयोगी कारक है, वो है आय। और आय जिस प्रकार एक व्यक्ति के कल्याण के कारक को प्रभावित करती है, उसी प्रकार जो राष्ट्रीय आय है वो देश के कल्याण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। अगर हम एक व्यक्ति की आय की बात करें, एक व्यक्ति की आय, अगर हम एक व्यक्ति की आय की बात करते हैं, तो उस व्यक्ति की आय क्या बताएगी हमें। उस व्यक्ति की आय एक तो उसकी जो भौतिक स्थिति है वो बताएगी, यानी भौतिक जीवन किस तरह से उसके पास जीवन जीने के साधन संसाधन कितने पास है, कितने उसके, जैसे गाड़ी है, बंगला है, और कोई संसाधन है, तो वो बता देता है। यानी एक व्यक्ति की आय से व्यक्ति के भौतिक जीवन का पता चल जाता है। एक इसके बाद में सामाजिक उसकी जो स्थिति है उसका पता चलता है कि उसके समाज में क्या स्थिति है। वही बात है कि जिसकी आय अच्छी होगी, जो पैसे वाला रहेगा, संपन्न व्यक्ति रहेगा, उसका समाज में अच्छी पोजीशन रहेगी, अच्छी इज्जत रहेगी उसकी। इसके बाद में हम उसकी आर्थिक प्रगति की बात करते हैं, तो उसके पास अगर इनकम के अच्छे स्रोत है, वो अच्छी तरह से कमाई करता है, बहुत अच्छी आय है उसकी, तो उसकी जो आर्थिक प्रगति रहेगी वो भी निरंतर बढ़ेगी। तो एक व्यक्ति की आय किस किस की व्याख्या करती है, उस व्यक्ति के भौतिक जीवन की, व्यक्ति के सामाजिक जीवन की, और व्यक्ति के आर्थिक जीवन की। तो इसी प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना हम क्यों करते हैं, इससे एक देश की स्थिति का पता चलता है। यानी हमने एक व्यक्ति की आय के आधार पर उस व्यक्ति की इन स्थितियों का पता लगाया है कि व्यक्ति की आय है तो उसके भौतिक जीवन को हमारे सामने लाकर रख देगी, उसके पास संसाधन कितने मौजूद है, उसकी सामाजिक स्थिति को बताएगी, उसकी आर्थिक प्रगति का बखान करेगी कि उसकी आर्थिक स्थिति किस तरह से अच्छी है या खराब है। तो इसी प्रकार हम एक देश की आय जो है, राष्ट्रीय आय, कुल आय होती है ना, उसका अध्ययन करने से हमें उस देश की कौन कौन सी स्थितियों का पता लगता है। यानी एक देश की, अगर हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, देश की कुल आय, राष्ट्रीय आय मतलब देश की कुल आय, तो एक देश की कुल आय को अगर हम ज्ञात करते हैं, तो वो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से किस प्रकार महत्वपूर्ण होती है। कुल मिलाकर कहने की बात है कि राष्ट्रीय आय से क्या पता चलता है, अगर एक व्यक्ति की आय से इन चीजों का पता लग रहा है, व्यक्ति के भौतिक जीवन का, सामाजिक जीवन का, आर्थिक जीवन का, तो एक देश की राष्ट्रीय आय से उस देश की कौन कौन सी स्थितियों का पता हमें लगेगा। तो ये बात अति महत्वपूर्ण है एक नंबर के हिसाब से। ये तो यहाँ तक तो पूछेगा नहीं, लेकिन राष्ट्रीय आय से संबंधित जो प्रश्न है वो जरूर पूछा जाता है। तो मैं आपको इसके पॉइंट्स बता रही हूँ कि राष्ट्रीय आय से उस देश की किस स्थिति का पता लगता है, कौन सी उसकी जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है उसका पता लगता है। तो सबसे पहले देखिए, राष्ट्रीय आय से
राष्ट्रीय आय से राष्ट्र की आर्थिक स्थिति, राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। अभी एक बातें आपको क्लियर करवाते ही चल रही हूँ। मान लीजिए राष्ट्रीय आय से हम राष्ट्र की आर्थिक प्रगति या आर्थिक स्थिति का पता लगाते हैं। मान के चलते हैं, देश मानते हैं एक देश क है, एक देश ख है और एक देश ग है। हम इनकी राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो देश क जो है उसकी कुल जो राष्ट्रीय आय है, एक वर्ष की जो राष्ट्रीय आय है वो मानते हैं, कम से कम मान के चलते हैं हम 15,000 मानते हैं, इसकी हम 20,000 मानते हैं और इसकी हम क्या मानते हैं, 25,000 मानते हैं। ये इन तीनों की राष्ट्रीय आय है। अब इनसे हमें, इस कुल आय से हमें क्या पता चलता है कि इन तीनों में से ही आर्थिक दृष्टि से, यानी जो आर्थिक स्थिति है, धन के मामले में जो स्थिति है वो कौन से देश की सबसे अच्छी है। तो अपने पास आता है ग नंबर 1 पे आता है, ख नंबर 2 पे आता है और क नंबर 3 पे आता है। तो पता चलता है ना कि राष्ट्रीय आय से देश की जो आर्थिक स्थिति है वो किस प्रकार की है। तो ये जो पहला पॉइंट है ये है कि राष्ट्रीय आय से राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। आगे आने वाली कक्षा में हम इसके आगे वाले बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।